वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कारनामे। आज की एपिसोड हमारी कार मेंटेनेंस सीरीज के बारे में है और इसमें हम बात करेंगे इंजन ऑयल्स के बारे में। मेरे साथ मौजूद है साकिब भाई और माशिर। लेट्स डू इट। We'll start with the engine oils. क्यों ज़रूरत होती है इंजन ऑयल्स की और होते क्या नहीं है? इंटरनल कंबस्शन इंजन में मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट पार्ट्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ज़्यादा, और वो बहुत कम क्लियरेंस पे एक दूसरे के बहुत करीब ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनके दरमियान में सिर्फ जो इंजन ऑयल है ना वही उनको हर वक्त सेपरेटेड रखा होता है और उनको लुब्रिकेट कर रहा होता है। तो इसलिए यू कैन से कि योर इंजन ऑयल इज़ लाइक ब्लड, एक लाइफ लाइन है और ये काम उसका इंजन को चलाने में इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा। और ये जो बहुत हमने सुना है 530, 1040, 10W40, 5W30, 5W50, ये इंजन ऑयल की ग्रेड्स, व्हाट डू दे इंडिकेट? इंजन ऑयल के ग्रेड्स का मतलब ये होगा कि पहले तो मोनो ग्रेड्स होते थे पुराने ऑयल्स में। इट हैज़ वन फ्लो रेट एट अ सर्टेन टेम्परेचर के, इस टेम्परेचर पे पहुंच के ये इतना फ्लो रेट होगा इसका फ्रॉम दिस पॉइंट देयर फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जो मल्टी ग्रेड ऑयल है तो आजकल आपको हर डब्बे में नजर आएगा, किसी में 5W40 लिखा होगा, किसी में 10W40 लिखा होगा, 20W50 लिखा होगा। तो उसका रेफरेंस ये है कि 20W का मतलब ये है कि द फ्लो रेट व्हेन कोल्ड, व्हेन इंजन इज कोल्ड ऑन स्टार्टअप, तो इसका फ्लो रेट जो है ना वो 20 टाइम्स समथिंग है। एक मेजरमेंट है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं फ्लो रेट। और 50 जो है वो उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर बिहेवियर है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी देर में फ्लो करता है, किस विस्कोसिटी से फ्लो करता है, तो ये उसका रेफरेंस होता है। सो जो 5W30 है वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा बनिस्बत के 10W40 के? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 10 का मतलब और 5 का मतलब यही बनता है कि 5W is supposed to flow faster compared to a 10W, and then again the 30 and 40 at normal operating temperature, 30 is supposed to flow faster. ठीक है, और ये कितना इंटरचेंजेबल होता है हमारी कॉमन गाड़ियों में जो आजकल आ रही हैं? अगर मुझे रिकमेंडेड 5W30 है तो क्या मैं 20W50 या 20W40 डाल सकता हूँ? आजकल स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन नहीं होती। यूजुअली मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको एक चार्ट देता है और उस चार्ट में आपको वेदर बेस्ड मुख्तलिफ ग्रेड्स बन सकते हैं। यानी कि आजकल गाड़ियाँ 0W20, 0W16 से स्टार्ट होते हैं, 5W30 या 10W40 तक भी जा सकती हैं। डीजल गाड़ियों के केस में 5W30 से लेके 20W50 तक भी। सो बेस्ड ऑन योर रीजन, योर एनवायरनमेंट, आपके ऑपरेटिंग कंडीशंस, आप इसमें वेरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5W30, अगर आपको लगता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा मिक्स है क्लाइमेट है, अगर वो सूट करता है तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप 10W40 भी यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उसको पतला भी कर सकते हैं। For a healthy engine, it's not a problem. It doesn't matter. अच्छा नाशिद, you've used your car in different kind of environments. आपने -20 degrees in Germany भी आपने यूज़ की हैं गाड़ियाँ, और आपने गल्फ के अंदर +45, +50, +55 पे भी आपने यूज़ की हैं। ये जो पाकिस्तान में एक मिसकंसेप्शन है, या पता नहीं शायद ठीक मिसकंसेप्शन है, then we wouldn't call it a misconception, कि पाकिस्तान में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो मोटा ऑयल भी चल जाता है या पतला ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। Is there any need to that? Yes and no. इसको मैं ऐसा पुट करूँगा कि इंजन जब डिज़ाइन होता है ना तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे चलने के लिए डिज़ाइन होता है। आपने अगर देखा हो, अगर आपका हेल्दी इंजन है और आपका सब कुछ इन ऑर्डर है तो आपकी टेम्परेचर गेज सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो वो एक सर्टेन लेवल पे ही होती है। तो वो एक थर्मोस्टेट वाल्व होता है जो उसको उस पर रहता है। तो ऑयल का टेम्परेचर भी मोर और लेस एक स्टेबल होता है। तो जैसे साकिब भाई ने भी बताया कि एक उन्होंने रेंज दे दी है, जैसे अगर एक -20 पे चलने वाला जो ऑयल है हो सकता है वो +50 के लिए उसका 0W30 ना हो सकता है 10W30 हो या 10W40 हो। तो ये इस तरह होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मैन्युफैक्चरर ने बता दिया ना वो उन्होंने वो इंजन बनाया है, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो ये हम लोग कहते हैं ना कि इधर गर्मी ज़्यादा है, ये हमारी पता अपनी गट फीलिंग है, इससे कोई ये रेलिवेंट नहीं। तो जो मैन्युफैक्चरर ने कहा है उसके साथ स्टिक करें तो ये सबसे बेस्ट है आपके इंजन के लिए। अच्छा, दैट रेजेस अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे पाकिस्तान में एक और भी क्लेम किया जाता है कि आपका इंजन 1.5 लाख चल गया, अब इसमें मोटा तेल डालना शुरू कर दें। तो इज देयर एनी ट्रुथ टू दैट क्लेम एज वेल? अगेन जैसे इन्होंने ब्रीफली मेंशन किया था कि इंजन ऑयल जो होता है वो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को बचाता है। अब यस, इस तरह इंजन चलता है, इट वेयर्स आउट।
कंटिन्यूस वेयर आउट होता है, टॉलरेंसेस बढ़ती है। लेकिन एज लॉन्ग एज आपका इंजन ऑयल कंपनी की टॉलरेंसेस जो कि इंजन ऑयल बर्न की हैं उसके अंदर है, आपको ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे एक्सपीरियंस में लाख किलोमीटर नहीं होता, ये 2.5-3 लाख किलोमीटर भी हो सकता है। यानी कि 2.5-3 लाख किलोमीटर तक आज के मॉडर्न इंजन जिनको आप सही मेंटेन कर रहे हो वो उनकी लाइफ ईजीली इतनी होती है, और वो इतनी लाइफ में भी ऑयल नहीं खाते। और उसमें आपको जो टेम्परेचर और जो सब का रिकमेंडेशन के बाद जो ऑयल आता है वही डालना चाहिए, खुद ही मोटा ही डाल देना चाहिए। मोटा ऑयल क्यों डालते हैं हमारे लोकल उसमें, वो एक होती है कि अब आपका इंजन गिवन टॉलरेंस से ज़्यादा वेयर आउट हो चुका है, उसने ऑयल खाना शुरू कर दिया, ऑयल बर्न शुरू कर दिया है। अब आपने जो रीबिल्ड करना है उसको डिले करने के लिए कि यार मुझे हर 500 किलोमीटर में ऑयल ना डालना पड़े, आप उसे मोटर डालना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह और जब फर्दर आगे जाएं तो फिर आप उसमें और एडिटिव्स भी डालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं, ये सिर्फ ये है कि आपने अपनी जो इनएविटेबल जो इंजन रीबिल्ड है आप उसको डिले कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, since we're talking about misconceptions and claims which people make, generally there are a lot of people who make claims, उसमें users भी होते हैं, mechanics भी होते हैं, companies भी होती हैं। एक और बहुत common claim है कि अगर आप 5W30 के ऊपर हैं और आप टोटल का 5W30 पर इंस्टेंस दबा रहे हैं, जस्ट any brand 5W30, stick to that brand. How important is that? Should we stick to that brand religiously, या अगर मुझे 530 टोटल की बजाय शेल का मिल रहा है या PSO का मिल रहा है तो मैं उनके दरमियान रोटेट कर सकता हूँ एज पर माई कन्वीनियंस? इसमें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दूँ कि कॉल्टेक्स जो है पाकिस्तान में उस टाइम के लिए उनके सप्लाई इशूज़ क्रिएट हुए पाकिस्तान। तो कॉल्टेक्स का एक डीजल गाड़ियों के लिए बड़ा नॉन ब्रांडेड है वो इनकी बात को थोड़ा सा वजीर आगे लेके चलता हूँ। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसी गाड़ियाँ भी देखी हुई हैं जो 7.5 लाख किलोमीटर जो है वो विदाउट चेंजिंग एनी ग्रेड ऑफ ऑयल एंड एवरीथिंग उन्होंने सर्विस दी है और एंटी कार पर चलने होने का। मैंने मिलियन किलोमीटर की गाड़ी में देखी हुई जिसको ऑयल ग्रेड बदलने नहीं पड़ी, तो उसने ब्रांड्स फिर भी चेंज किए, ठीक है। तभी उसको लगता था कि यार कॉल्टेक्स की सप्लाई बेहतर है या प्राइस सूटेबल है, फिर वो टोटल पे शिफ्ट हो गए फॉर एग्जाम्पल जी। तो एज लॉन्ग एज आप उसके जो कंपेटेबल ग्रेड है जो आप यूज़ कर रहे हैं, 15W40 डीजल के लिए थोड़ा सा कॉमनली यूज ग्रेड होता है, तो ब्रांड को मैंने इतना मैटर करते हुए नहीं देखा एज लॉन्ग एज ऑयल जो है स्पेसिफिकेशन में ठीक है और किसी अच्छे इकोनॉमिक ब्रांड का है। अगर थोड़ा सा अननोन है या थोड़ा सा आप नेट से किसी सस्ते चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसके बारे में यू शुड बी सस्पिशियस, वो डाउटफुल हो सकता है। लेकिन एक अच्छा रिप्यूटेबल ब्रांड जो है ना और वो API और जो स्टैंडर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं अगर वो दोनों में एक जैसे हैं ना तो इट वोंट मैटर, ठीक है। पर रियल लाइफ में मैंने देखा है कि इससे फ़र्क नहीं। अच्छा, that raises another question. We come back to the oil grades. Oil grades के साथ किस हद तक religiously और किस हद तक stringently stick करना ज़रूरी है? For instance, ये बहुत common मेरे ख्याल में एक है कि आप नॉर्दर्न एरियाज गए हुए हैं, आप उधर गए हैं, आपको वहाँ पे 530 नहीं मिल रहा और आपका ऑयल फॉर इंस्टेंस कम हो रहा है या किसी वजह से योर ऑयल हैज़ लीक्ड और फॉर एनी रीज़न और सो, आप उधर आपको जो भी ऑयल मिल रहा है वो डलवा लेना चाहिए। इज़ एनी ऑयल बेटर देन नो ऑयल? एनी ऑयल इज़ डेफिनेटली बेटर देन नो ऑयल। लेकिन नॉर्थ की अगर आप एग्जांपल देंगे ना तो देर आर प्लेसेस, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं कि कुछ इलाके कितने ठंडे होते हैं कि रात को गाड़ी का इंजन बात ही नहीं करते, कि सुबह ये ऑयल अगर ज़्यादा ठंडा हो गया नीचे या ज़्यादा जम गया तो स्टार्टअप पे ये दोबारा सेल सर्कुलेट नहीं करेगा, ठीक है जी। तो इसलिए इसके सब की चीज़ों को देखते हुए रियल लाइफ कुछ जो लोकल लोग होते हैं उन्हें इन चीज़ों का थोड़ा सा बेहतर पता होता है। तो डेफिनेटली सम ऑयल और एनी ऑयल इज़ बेटर देन नो ऑयल, बट देन अगर आपको मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन पर ऑयल नहीं मिल रहा, आपको बेसिक ऑयल की तरफ जाना पड़ रहा है तो आपको ऐसा कोई प्रिकॉशन सेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट में मोटे ऑयल जो होते हैं वो जम सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द इंटरवल्स, आपने बात की पाकिस्तान में, आपको पता है द हैंडफुल ऑफ कार्स जो अभी कॉमनली आपको सड़कों पे नज़र आती हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़, कैन यू नेम वन इंटरवल के इतने इंटरवल के बाद ये एक बेंचमार्क है या ये एक रूल ऑफ थंब है कि इतने इंटरवल के बाद ऑयल चेंज कर लेना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर भी देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। आई नो पीपल जो कि रिलीजियसली 2,500 पे चेंज कर लेते हैं ऑयल, और ऐसे भी मैं जानता हूँ जो कि 15,000 बगैर किसी फिगर के चलाते हैं। तो व्हाट्स दैट गोल्डन रेंज जिसमें हमें रहना चाहिए विद कंसिडरिंग द न्यू कार्स? गोल्डन रेंज की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन अगर आप पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों को देखेंगे ना तो यू विल गेट टू सी 5,000 किलोमीटर्स 5,000 और 6 months एज अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रेड इंटर।
ठीक है जी। फिर कुछ गाड़ियाँ जिनमें कि ऑयल की वार्निंग या मैसेज होता है, उसकी बेसिस पे वो हमको बताती है कि आपको ऑयल चेंज ड्यू है। दैट कैन बी एज हाई एज 10,000 किलोमीटर, इवन 15,000 किलोमीटर फॉर सम जर्मन कार्स। तो ये बेहतर तो ये है कि मैन्युफैक्चरर के आप बताए हुए ग्रेड के मुताबिक उस ऑयल को यूज़ करते हुए उस इंटरवल को फॉलो करें। लेकिन अगर जो आप कंबस्टर है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो रेंज मेरे ख्याल में सेफ समझी जा सकती है ना, दैट इज़ 5,000 किलोमीटर। 2500 3,000 किलोमीटर बहुत, मैंने भी बहुत लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। या तो उनको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है मेरे ख्याल में, या वैसे थोड़े से ज़्यादा है उनके पास, क्योंकि आई थिंक इट इज़ अ वेस्ट। इसमें एनवायरमेंटल वेस्ट का कॉन्सेप्ट भी है, इसमें फाइनेंशियल वेस्ट का कॉन्सेप्ट भी है कि ज़्यादा जल्दी नहीं बताना चाहिए। पुराने डीजल इंजन्स में 3000 काफ़ी होता था। मेरे पास भी जो 90s का इंजन था, मैं उस पर 3000 रखता था। इसमें एक चीज़ और मैं इसको आगे लेके चलूँगा इस तरह कि मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि वही एग्जैक्ट गाड़ी, एग्जैक्ट इंजन, शायद इंजन भी इंपोर्ट हो रहा हो, किसी रीजन में उसने कुछ इंटरवल ड्रेन इंटरवल बताया होगा, किसी रीजन में कुछ बताया होगा। अच्छा, इसमें एक ना अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी टेक्निकल, इस टेक्निकल लिमिटेशंस के अलावा इसमें एक और चीज़ होती है। वो ये होता है कि मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बेचनी भी है। पाकिस्तान में कोई गाड़ी लेते हुए ये नहीं सोचता, या इस पे चीज़ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती कि इस गाड़ी का सर्विस इंटरवल क्या है। यूरोप में और वेस्ट में जहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ ये एक सीरियस कंसिडरेशन होती है। तो वही गाड़ी मैंने देखी है जिसमें बाहर उसका सर्विस इंटरवल 15,000 है, तो पाकिस्तान में कंपनी कहेगी 5,000। ठीक है। अब वो 15,000 में हो सकता है इंजन थोड़ा सा आपका डैमेज भी हो रहा हो, लेकिन दे से दैट इट विल लास्ट द लाइफ ऑफ द कार। और ये एक लाइफ ऑफ द कार क्या है, ये एक बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है। तो ये जो 5,000 वाली बात कही, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए यहाँ बहुत अच्छा दूर है। इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर आपके हाईवे ट्रेवल ज़्यादा है तो आप उसको 5,000 से, लेट्स से अगर आपकी गाड़ी सिर्फ हाईवे पे चलती है, मोटरवे रहते हैं लाहौर इस्लामाबाद, तो आप उसको 5,000 से मेरा ख्याल ईजिली 10,000 पे लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक, आप निकले हैं, आपने 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई और गाड़ी खड़ी हो गई, उसमें ये होगा गाड़ी का इंजन ठंडा था, वो रिच चलेगा तो फ्यूल विल इवेंचुअली कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑयल और वो थिन होता जाएगा, और फिर आपके इंटरवल्स आपको छोटे करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सिंस वी आर ऑन ऑयल चेंजेस एंड ऑल, फिल्टर कितना इंपॉर्टेंट है? फिल्टर आप जाते हैं ऑयल चेंज करवाने, 4 फिल्टर्स आपके सामने रख देते हैं, ये जेन्युइन है, जेन्युइन को, और ये जापानी है, ये कोरियन है, और ये पाकिस्तानी फ़िल्टर है। फ़िल्टर का काम कितना इम्पोर्टेंट है, और फ़िल्टर किस तरह चूज़ करना चाहिए? क्या कोई राइट आंसर है कि जनरली यही रखा जाता है कि ये जेन्युइन है, ये जापानी है, ये कोरियन है, और ये पाकिस्तानी है? तो इज़ देयर अ गोल्डन रूल ऑफ थंब कि नहीं, ये जापानी वाला ले लिया जाए आंखें बंद करके? और क्या ये चॉइस इतनी इंपॉर्टेंट है भी, या फ़िल्टर की खैर है किसी भी तरह का हो जाए? फिल्टर अगेन, आपका फिल्टर क्यों लगता है? आपका ऑयल, आपका इंजन चाहे बिल्कुल अच्छा भी है, कुछ ना कुछ मेटल कॉन्टैक्ट होता है, मेटल पार्टिकल्स दे एंड अप इन ऑयल। फिल्टर क्या करता है, जब आपका ऑयल पंप करता है तो फिल्टर के थ्रू होकर आपके सारे सिस्टम में जाता है, और कोई और चीज़ कंटेमिनेंट आ जाए तो उसको ये फिल्टर करता है। तो फिल्टर इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा फिल्टर लगाना इज़ इम्पोर्टेंट। उसका एक रिलीफ बैग होता है कि अगर ब्लॉकेज ज़्यादा हो तो फिल्टर बाईपास हो जाता है। अगर बिल्कुल स्पेक्स का नहीं बना हुआ फिल्टर, वो मसला हो सकता है उसका। तो अच्छा फिल्टर इज़ इम्पोर्टेंट। जेन्युइन होना लाजिम नहीं है कि एक अच्छा OEM रिकमेंडेड, यानी कि एक अच्छी कंपनी का फ़िल्टर है। फोकस इज़ ऑन के ओरिजिनल हो। अगर गार्ड का फ़िल्टर ले रहे हैं तो गार्ड का ही लें, गुड इनफ। लिफॉन का, मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ले रहे हैं तो लिफॉन का ही हो, गुड इनफ। पिछली गली में बैठा कोई ना बना रहा हो तो इट विल वर्क। एक चीज़ फिल्टर की ये होती है कि फ़िल्टर का जो अंदर एलिमेंट होता है ना, वो भी डिटेरिएट होता है विद टाइम। तो अगर आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है तो आपको ऑयल इंटरवल, जैसे अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो वो ये नहीं है कि आप कहेंगे फिल्टर मैंने बदलना ही नहीं है, फिल्टर फिर भी बदलना है। पेपर होता है मटीरियल, वो डिटेरिएट होता है, तो ये ना हो कि फ़िल्टर खुद ही उसका जो फिल्टर एलिमेंट है वो टूट के ऑयल में जाना शुरू हो जाए। तो ये है। और फिल्टर कंसिडरिंग व्हाट ऑयल प्राइसेस आर राइट नाउ, फिल्टर उसका बहुत छोटा सा पार्ट रहेंगे। तो मेरा अपना रिकमेंडेशन, और मैं जो फॉलो करता हूँ कि यार ऑयल चेंज पे रीजनेबली अच्छा फिल्टर लगा देते। ठीक है। अच्छा साकिब भाई, आपने, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल और अनओरिजिनल फ़िल्टर्स की, आपने यू रन योर ओन गैरेज, आपने बहुत सारे ऑयल्स खुद भी चेंज किए हुए हैं, तो व्हाट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ 2 नंबर ऑयल? किस हद तक मार्केट में 2 नंबर ऑयल पाया जाता है, और एक आम मेरे जैसे बंदे के लिए एक 2 नंबर ऑयल करने को इनकाउंटर करने के कितने चांसेस हैं अगर मैं ऑयल चेंज करवाने जाता हूँ? 2 नंबर ऑयल मैंने मार्केट में देखा है, एक्सपीरियंस किया है।
और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो ब्रांड थोड़ा सा ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो जाता है, जिसकी सेल ज़्यादा हो जाती है, जिसके डब्बे आप समझें कि ज़्यादा बेहतर बना रहे, तो उसके 2 नंबर होने के चांसेस बढ़े हैं, या प्रॉफिटियरिंग होती है। तो एक अच्छा रेप्यूटेबल सा सप्लायर हो आपका, जिसको आप जानते हो, जिसका पता हो कि हाँ यार इसके पास एजेंसी है, इसका जो सप्लाई चैनल है वो ठीक है, तो आप वहाँ से अपनी ज़रूरत का जो आपका रिक्वायरमेंटेड क्रिएट ब्रांड जो भी आपके है वहाँ से आप यूज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि 2 नंबर ऑयल जो है ना, हमने 500 किलोमीटर पे एजेंसीज होते हुए भी देखे हैं। अच्छा, कि ऑयल जो है वो ग्रीस बन जाता है मीन सर्कुलेशन ना होने के बराबर एकदम से। वो 2 नंबर में आपको तो नहीं पता ना कि पानी ज़रा डाल के या कौन सा तेल डाल के बनाया था, एवेपोरेशन होगी एकदम से, कुछ और ही नज़र आ गया। तो ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। इसलिए आपको ऑयल खरीदते हुए बंदे की, ब्रांड की, सप्लाई, हर चीज़ को ना थोड़ा सा फिल्टर वाली जो बात कर रहे थे ना, कि फिल्टर में भी 2 नंबर फिल्टर होना या सस्ता फिल्टर होना, इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जब गाड़ी रेलवे ट्रैवल कर रही होती है ना, तो ऑयल प्रेशर्स गेट वेरी हाई, कोल्ड स्टार्ट पे ऑयल प्रेशर्स आर हाई। अगर आपका फिल्टर किसी भी वजह से कमज़ोर है, रबर से लीक कर सकता है, या ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ही ठीक नहीं है, कोई जो भी वजह, तो वहाँ से लीक शुरू होगा। ठीक है, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम शुरू होगी विच कैन ऑलरेडी ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंसिडरिंग के खुदा ना खास्ता मेरा गलत ऑयल डल गया, 2 नंबर ऑयल डल गया मेरी गाड़ी में, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट आई शुड एक्सपेक्ट? किस तरह वो अपने आप को शो करेगा और मुझे किस तरह पता लगेगा कि ये हो सकता है मुझे 2 नंबर ऑयल किसी ने डाल दिया? आपकी गाड़ी का स्टार्टअप बिहेवियर, उसकी आवाज़, आपको कुछ ना कुछ फील होगा चलाने, फ़र्क महसूस होगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो में रैटलिंग नॉइजेस आपके इंजन में आपको सुनने को मिल सकती हैं, कि कोई मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो कैम शाफ्ट पे, रैंक पे, किसी जगह पे भी इतना ज़्यादा हो गया कि ऑयल में एक लुब्रिकेशन इतनी कम कर दी है कि वहाँ पे आपको रैटलिंग आवाज़ें साउंड आ रही हैं, तो डैट कैन लीड टू अ सीज। ठीक है, तो ये पहला मार्क है। बाकी अगर आहिस्ता आहिस्ता ऑयल डिटीरियोरेट हो रहा है, तो आप उसका लेवल स्टिक पे देखें, उसमें रिडक्शन आ रही होगी बहुत, लेट्स से 300-400 किलोमीटर में ही ऑयल के लेवल में ड्रॉप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ गेटिंग इवेपोरेट, ऑयल की क्वालिटी ठीक नहीं है, समथिंग इज़ नॉट राइट। तो ये 2 नंबर ऑयल का इट्स एनीबॉडीज गेस। अभी हमने जो इतनी बात की रेटिंग और API रेटिंग और SAE रेटिंग, 2 नंबर में आपको कुछ नहीं पता, भैया। तो इट कैन बी एनीथिंग। यूजुअली तो 2 नंबर ऑयल पुराने ऑयलों को रिसाइकल करके बनाया जाता है, तो मिक्सचर ऑफ समथिंग होती है। तो आपका जो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो चीज़ आम बंदे के लिए, वो ये है क्या ऑयल का लेवल जल्दी कम होता है, ऑयल बर्न शुरू हो जाता है, वो टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकता, एंड और उसमें स्मोक नज़र आती है, स्मोक नज़र आई। ये इसकी स्टेजेस है ना। फिर ठीक है, आप ऑयल के लेवल में ड्रॉप आ रहे हैं, किसी और मॉनिटरिंग आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, यू विल गेट टू लिसन टू समथिंग, रैटलिंग शुरू होगी। अगर किसी वजह से इग्नोर हो गया, नहीं फील होता, नॉट एवरीबॉडी हैज़ दैट मैकेनिकल सेंस, ये कुछ गलत हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दैट कैन लीड टू वेयर एंड टेयर, जो कि फिर स्मोक की शक्ल में नजर आएगी। ठीक है। और एक दफ़ा स्मोक आ गई तो फिर काम गया, या फिर भी थिंग्स कैन बी सेव्ड? अगर तो ऑयल की वजह से स्मोक क्रिएट हो गया ना, ये जो अभी मैंने सिनेरियो बताया था, तो फिर सेविंग थोड़ी कम चांस है। अगर आप मोटे ग्रेड पर शिफ्ट करें, ट्राई कुछ एडिटिव्स डाल के ट्राई करें, मे बी गवर्नमेंट। लेकिन मेटल टू मेटल की केस में मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट पर जो प्रॉब्लम है ना, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर मेटल, तो लेनर टेयर हो गई है, वो हो गई है। ऑयल शायद कोई ऑयल या एडिटिव उसको टेम्परेरीली कवर अप कर सकता होगा, बट इट इज़ नॉट द बर्नर्स। लेकिन ये तो उस वक्त आता है ना जब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो चुका है और फिर स्मोक आया, लेट से आपके रिंग्स इस लेवल पे वेयर आउट हो गए उस ऑयल की वजह से कि वहाँ से। लेकिन मैंने तो ऐसे 2 नंबर ऑयल देखे हैं कि जो इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन शुरू हो जाती है, तो अगर आप उस पॉइंट पे पकड़ लेना उसे, तो नुकसान नहीं हुआ है। तो यानी कि वो अभी वेयर आउट होने से पहले वाली जगह पे, क्योंकि वो इतना 2 नंबर था कि वो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो रहा है और वो बर्न शुरू हो गया, तो उस पर पकड़ ले तो सही है। लेकिन ये हमारे एक सोसाइटी में और ये एक सीरियस मसला है 2 नंबर ऑयल का। तो मैं इसको जो करता हूँ, जिससे हमने थोड़ी सी पहले बात की थी, अगर आप किसी कंपनी का जो ऑयल डालते हैं, यूजुअली तौर पे हम ज़्यादातर उन कंपनी से डालते हैं जिनके अपने फिलिंग स्टेशन भी होते हैं, तो आप उनके ही फैक्ट्री ओन्ड या एक बड़े सर्विस स्टेशन से लेंगे, फिलिंग स्टेशन से जिनके पास ऑयल चेंज भी होता है, तो आपको एक अच्छा ऑयल मिलेगा। बहुत कम चांसेस है 2 नंबर होगा। आप किसी रेप्यूटेबल, जैसे इन्होंने कहा, ऑयल डीलर से लेंगे, लेकिन ऑयल डीलर के पास कोई नहीं आता, तो सर्विस ऑयल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन जो ऑयल चेंज करते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत एक ना लो रिस्क ऑयल चेंज वाला एरिया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ऑयल और अगर मुझे शक हुआ है कि मेरा ऑयल ठीक नहीं है, तो
मुझे फ़ौरन से पहले वो चेंज कर लेना चाहिए। और उस सूरत में अगर आपको इस तरह का कोई डाउट हो गया या आपको कोई सिम्टम नज़र आ गया तो दैन यू शुड गो फॉर एन इमीडिएट सी। और अगर इस तरह का कोई सिम्टम नज़र आया है और ऑयल मेरा गलत था फॉर इंस्टेंस, तो पुराना ऑयल निकाल के जस्ट एडिंग द न्यू ऑयल जो कि मुझे पता है कि ये असली है, वो काफ़ी होगा, या उससे पहले कोई मुझे एडिटिव्स या इंजन फ्लश इस तरह का कोई काम करना पड़ेगा? फ्लश किया जा सकता है फॉर सेफ्टी, लेकिन फ्लश जो है ना वो थोड़ा डबल एज स्कोर भी साबित हो सकता है कि कई दफ़ा जो डिपॉजिट्स होते हैं ना वो हेल्पफुल भी हो सकते हैं। जैसे रिंग गैप्स में है ना, उसमें कई जगह पे अगर देयर इज़ अ कार्बन बिल्डअप तो इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू विद कंप्रेशन। तो अगर आपने कुछ एडिटिव यूज़ किए और वो वहाँ से सफाई हो गई तो मे बी कि आपके पास स्मोक जो है ना वो पहले से ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए इसको थोड़ा केयरफुल होकर देखने की ज़रूरत है कि वो आप इंजन को थोड़ा एनालाइज करके आप फैसला कर सकते हैं कि हाँ जी इसको मैं कुछ इसको फ्लश करूँ, इसको मैं ड्रेन करूँ, या इसका मैं फर्स्ट ऑयल जल्दी चेंज करूँ, सेकंड ऑयल थोड़ा सा उसके बाद चेंज करूँ। ये इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अगर कोई डैमेज ऐसी आ रही है। ठीक है। अच्छा, फ्लश जो है इज़ इट पार्ट ऑफ द जनरल मेंटेनेंस? ये हमें ख़ास 1000 किलोमीटर्स के बाद करवाते रहना चाहिए या ये ऐसी चीज़ नहीं है? नहीं, ये अगेन डिपेंड्स अपॉन इंजन टू इंजन। अब मैन्युफैक्चर ने अगर आपकी ओनर मैनुअल्स में एंड में उस फ्लश का नहीं जिक्र किया तो आपको फ्लश कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पर्सनली तौर पे 150,000 किलोमीटर इंजन चलाया है विदाउट फ्लश, और टाइम पे बदला गया, भी मसला नहीं है। तो फ्लश एक्स्ट्रा जैसे उन्होंने कहा डबल एज सॉर्ट हो सकती है, सही तरह ना किया जाए कुछ हो जाए तो मसला हो सकता है। तो इसलिए आई विल स्टे अवे फ्रॉम फ्लश इफ एवरीथिंग इज रनिंग फाइन, डोंट फिक्स इट इफ इट इज नॉट ब्रोकन। इसमें आई कैन ऐड कि फ्लश की ज़रूरत आपको उस वक्त पड़ सकती है कि इफ़ यू नो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ डिलेड इंजन ऑयल चेंजेस, उस सूरत में आपको फ्लश जो है ना हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन बगैर हिस्ट्री जाने इफ यू नो कि आपके पास हिस्ट्री है, आपके सही टाइम पे सही डेट के ऑयल चेंज होते रहे, तो इसकी मैन्युफैक्चर रेपुटेशन यूजुअली नहीं होती इसकी, और इसको तो एज अ करेक्शन भी अगर यूज़ करना है ना, तो अगर आपका इंटरवल ठीक है, आपको पता है, तो कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने गाड़ी खरीदी है, यूज़ खरीदी है, आप थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री अननोन है, आपको कोई सिम्टम फील हो रहा है, आपको लगता है कि यार पहले से ऑयल चेंजेस डिलेड रहे हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है, सो देन यू कैन ट्राई मे बी इन दैट केस वो बेहतर साबित होगा। और आप ये देख सकते हैं अगर मैं कोई ऐसी गाड़ी लूँ जिसका मुझे डाउट हो तो वट आई डू इज आई जस्ट ओपन दैट टैपेट कवर और देख लूँगा। अगर वहाँ स्लाइड डिपॉजिट्स नहीं आते, कुछ साफ सुथरा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अंदर भी नीचे भी कुछ नहीं होगा, तो ठीक है। फिर मैं नहीं करूँगा। अगर वहाँ कुछ नज़र आता है ज़्यादा फिर मैं कर। स्लज डिपॉजिट्स कितने प्रोमिनेंट होने चाहिए? वो साफ पता लग जाएगा कि ये स्लज डिपॉजिट्स है। डिपेंड ऑन द कलर यू सी, हल्का फुल्का ब्राउन होना इट्स नॉर्मल वेयर एंड देयर। इफ यू हैव समथिंग ब्लैक ओवर देयर तो इसका मतलब है कि डिलेड ऑयल चेंजेस ज़रूर हुए हैं, ऑयल टेम्परेचर इतने ज़्यादा हुए हैं कि देयर आर ब्लैक डिपॉजिट्स। ठीक है, इस किस्म का रेफरेंस आपको मिल सकता है। सिर्फ ऑयल कैप खोल के भी कई दफ़ा कुछ इंजन में आपको ये चीज़ नज़र आ सकती है, अदरवाइज वॉल्स कवर खोलने से तो ज़रूर नज़र आ जाए। ठीक है। अच्छा, चले फ्लश का तो आपने कह दिया कि इट कैन बी अ डबल एजेड स्वॉर्ड। व्हाट अबाउट अदर एडिटिव्स? कोई और एडिटिव्स आते हैं जो कि ऑयल में हम डाल सकते हैं ताकि ऑयल बेहतर परफॉर्म करे या ऑयल बेहतर परफॉर्म करें इन जनरल? जिस तरह हम कई दफ़ा अपने पेट्रोल के अंदर कुछ एडिटिव्स डाल देते हैं, ऑक्टेन बूस्टर्स डाल देते हैं, कई दफ़ा इंजेक्टर क्लीनर्स डाल देते हैं, वो मल्टीपर्पज़ टाइप के वो होते हैं और उसके अंदर से आपको काफ़ी एडिड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ऑयल में भी कोई ऐसे एडिटिव्स हैं जो कि एडिड बेनिफिट दे सकते हैं? ऑयल में बिल्कुल होते हैं। सॉरी, जैसे राशिद ने कहा था ना कि शुरू में फ्यूल जो है ना वो इन कॉन्टैक्ट विथ ऑयल जब आता है तो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होता है, ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आती है। तो ये जो एडिटिव्स हैं फिक्स मॉडिफायर्स की तरह काम करते हैं, या ऑयल की लुब्रिसिटी में चेंज ला रहे होंगे, उसके फ्लो रेट में चेंज ला रहे हो, तो उस चीज़ को शायद कवर अप किया जा सकता होता है थोड़ी देर के। लेकिन अगर आप 8,000 में तेल ऑयल बदल रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत आपको इस तरह की आई कम बैक टू अगेन द रेटिंग्स। तो ये ना API रेटिंग्स जो कि बताता है कि आपका ऑयल कितना नया है जनरेशन वाइज और किस इंजन के लिए है। अगर एक मैन्युफैक्चरर कहता है जस्ट फॉर एग्जांपल API SN डालना है, तो अगर आप API SN डाल रहे हैं तो उसमें वो एडिटिव्स पहले से डलेंगे। ठीक है। जो सिर्फ एक जो एडिटिव ऐसा जिसको आपको डालना जो मिलता है वो ऑयल थिकनर होता है, और इसलिए होता है कि आपकी गाड़ी ऑयल खा रही है, लेकिन वो उस वक्त तक जा चुका होता है। सो यूर जस्ट फाइन टाइप। हाँ जी, आपने जो फ्यूल एडिटिव्स की बात की वो फ़र्क है, तो कभी हम और बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये ऑयल एडिटिव्स मेरा साल है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन अगेन ये चीज़ें बेसिकली कर ली क्या है, मैन्युफैक्चर ने कह दिया API SN डाल तो API SN डाल दो, टाइम पे बदलो, एडिटिव्स की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑयल्स, एक और चीज़ जो अभी तक हमने टच नहीं की वो है इंजन ऑयल की लाइट। गाड़ी में लाल रंग की एक लाइट आ जाती है, अलादीन का चिराग टाइप का बना होता है,
व्हाट डज दैट इंडिकेट? वो कब आती है, कैसे आती है, और वो आए तो क्या करना चाहिए? ये इस मेरे ख्याल में डेंजरस है क्या चलने दे? वेल द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इग्निशन ऑन करेंगे ना तो सॉइल लाइट को आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दैट सिस्टम इज वर्किंग। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना थोड़ी देर बाद सॉइल लाइट को बंद होना चाहिए, कितनी थोड़ी देर बाद? अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, यूजुअली 3-4 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि योर ऑयल इज नाउ फ्लोइंग एंड इट हैज़ पास एट चैनल जहाँ पे वो मैयर हो रहा है कि ये लाइट ऑन होनी है या नहीं। यहाँ से बात स्टार्ट। उसके बाद ये लाइट उस वक्त आएगी जब ऑयल प्रेशर वहाँ पे किसी वजह से नहीं पहुँचे, ऑयल का लेवल इतना कम हो गया कि वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, प्रेशर ऑयल लाइट रहेगी गाड़ी के ऑपरेशन के अंदर किसी टाइम पे भी। ऑपरेशन के अंदर। ऑयल माउंट किसी वजह से उस प्रेशर रीडिंग से पंप नहीं कर पा रहा, ऑयल को उस तरह फ्लो नहीं करवा पा रहा, तो दैट वाई लाइट कैन ब्लिंक फॉर सम टाइम एंड कैन गो बैक, बंद हो सकती है, दोबारा आ सकती है। तो ये जो बिहेवियर है स्टार्टअप का। और ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर आपको ये ऑयल लाइट एनकाउंटर हुई है और रेड कलर की लाइट है तो इसका मतलब है कि आपको रुकना चाहिए एंड यू शुड चेक। सबसे पहले ऑयल लेवल देखें, ओवरऑल फील करें इंजन में कोई आवाज़ में फ़र्क था, कुछ हुआ था, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, इट इज़ डेंजरस टू अ लेवल के मेरे साथ पर्सनली तौर पे इंसिडेंट्स हो चुके हैं दोस्त की गाड़ी में कि ही वाज ड्राइविंग ऑन द हाईवे, इंजन लाइट आई है और जितने टाइम में उसने 110-120 से स्टॉप बंद तक आया, उस वक्त तक उसका इंजन स्कोर अप हो चुका था, यानी अंदर मसले शुरू हो चुके थे और इंजन रीबिल्ड की तरफ आ चलेंगे। तो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। और ये जो इसकी रीजन वही जो इन्होंने बनाई, लो लेवल, अच्छा उसके बाद पंप का मसला, एक और जो जस्ट मेरे ख्याल से जो सबसे कॉमन चीज़ है, लो लेवल क्यों होता है? आपको कोई नीचे से हिट हुआ है, कुछ हुआ है तो आपका ऑयल लीक कर गया, आपका अच्छा फिल्टर नहीं था वो लीक कर गया, अच्छा ऑयल नहीं था, आपका टेम्परेचर बढ़ा, उसने अपनी विस्कोसिटी छोड़ दी, पंप उसको पंप ही नहीं कर सका और आगे प्रेशर नहीं बिल्ड हो सका, इंजन ऑयल लाइट आ गई। इंजन ऑयल लाइट भी, लेकिन अच्छा इफ़ यूर वेरी, हो सकता है आपका जो सेंटर था, जो प्रेशर सेंसर था, वो ख़राब हो गया। अगर वो ख़राब हो गया तो यू आर वेरी लकी, तो सिर्फ आपका एक वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इन ऑल ऑफ दीज केसेस आपको गाड़ी रोकनी चाहिए, डायग्नोज करनी चाहिए, फिर आगे चलना चाहिए, चाहे आपको इन द मिडल ऑफ नोवेयर खड़ी करनी चाहिए। दूसरी चीज़, इंजन ऑयल लाइट भी 2-3 तरह की होती है। नॉर्मली हमारी गाड़ियों में सिर्फ प्रेशर के उस पर आती है, लेकिन हाई एंड गाड़ियों में जो ज़्यादा रिलायबिलिटी की तरफ जाती हैं गाड़ियाँ, जिन्होंने आउटबैक्स वगैरह भी चलना हो, लैंड क्रूजर्स वगैरह, उनमें यूजुअली तौर पे ऑयल प्रेशर सेंसर भी होता है। वो जब ऑयल का प्रेशर लो हो रहा है लेकिन अभी तक ऑयल पंप ऑयल को कर रहा है उस वक्त, लेकिन कम हो रहा है लेवल, तो वो तब आ जाती है। वो इतनी डेंजरस नहीं है, उसमें आप टॉप अप करें और उसमें गेज भी हो सकती है, प्रेशर रीडिंग हो होती है या क्या। तीसरी चीज़, इंजन ऑयल के टेम्परेचर्स भी होते हैं कुछ गाड़ियों में, यूजुअली तौर पे जर्मन में, लेकिन जापानीज़ के हाई एंड गाड़ियों में होते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर अगर एक्सीड कर रहा है तब एक वो सेपरेट लाइट होती है। अब इन तीनों चीज़ों को में सबसे डेंजरस जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा रेड वाली लाइट है जो उन्होंने जिक्र किया, वो होती है। ठीक है, अच्छा तो मुझे जो समझ आई है वो ये आई है कि वंस वो रेड वाली लाइट आ गई है, यू आर प्रीटी मच, इंजन आपका जा चुका है। मोस्टली यस, अगर आपने उसको टाइम से नहीं पकड़ा। अगर लेट्स से आईडी पे आ रही है या कम स्पीड पे आ रही है तो शायद प्रोबेबिलिटी इज कि शायद इतनी डैमेज नहीं हुई है। लेकिन अगर फास्ट आप किसी तेज स्पीड पे थे और उसमें एकदम से आई है तो दैट मीन्स कुछ हुआ है, ऐसा फिल्टर बस्ट हुआ है, इंजन लोड के अंदर था ना, अगर लोडेड था, इसको पेनल लोड में था, ऑयल फ्लो तेज था, फिर एकदम से रुका, तो दैट कैन बी डिजास्टर। अच्छा तो इफ़ इट इज़ सो सीरियस, तो ये हमारी जो कॉमन गाड़ियाँ हैं इनके लिए कोई ऐसे गैजेट्स नहीं मिलते, कोई ऐसे मीटर्स जो कि हमें ये बता दे कि अब लो हो रहा है, ताकि ये ना हो कि उस वक्त पता लगे जब बिल्कुल ही लो हो गया। आप आफ्टर मार्केट ऑयल प्रेशर एंड ऑयल टेम्परेचर गेजेस बिल्कुल लगा सकते हैं और ईजिली अवेलेबल है आजकल, और ये कॉमन गाड़ियों में लग जाती हैं हमारी कर्टस करोलास वगैरह के। किसी भी गाड़ी में एक ऑयल फिल्टर के साथ एक सैंडविच प्लेट लगा के मजीद 2 सेंसर आप ऐड करके उनकी रीडिंग्स आप अपने पास ले सकते हैं। बट देन अगेन रिलायबिलिटी ऑफ दैट गेज कैसी है, कितनी एक्यूरेट है, कितनी इनएक्यूरेट है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है। जो एक मैन्युफैक्चरर ने आपको गाइडिंग लाइट्स दी हुई हैं वो उनको आप सही तरीके से यूज़ करें। आप अपने ऑयल चेंजेस को रेगुलर रखें, सही जगह से ऑयल खरीदें, फिल्टर आपके ठीक हों, तो यूजुअली इस किस्म का काम होता नहीं। और इंजन इसके अलावा अगर लीक नहीं हुआ तो ऑयल पंप नहीं कर सका, अगर ऑयल भी ठीक है, और ऑयल पंप ये नहीं होता यूजुअली तौर पे कि एकदम ख़त्म हो गया, ग्रेजुअल आपको पता चलता है। इंजन ऑयल लाइट ये नहीं होगी कि एकदम फुल पे आ गई और ऑयल ने से पंप करना छोड़ दिया। पहले ये होगा कि ठंडा ऑयल वो सही तरह, ठंडा ऑयल तो शायद पंप कर दे, गर्म पे जब रॉक हल्की सी शायद लिंक करे लाइट इस तरह। जैसे मैं एक रेफरेंस और ऐड कर सकता हूँ रियल लाइफ से कि बहुत ज़्यादा चला हुआ इंजन जो है ना उसकी क्लियरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती।
ऑयल पंप इटसेल्फ भी वेयर एंड टेयर होता है, बट दैट इज अ कंपोनेंट जो सबसे पहले ऑयल पिक करके अपने अंदर से गुजार रहा है। तो अच्छा बुरा जो भी ऑयल है सबसे पहले उसमें से गुजरा है, सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर उसने खुद होता है। थोड़े से ओवरबिल्ट होते हैं हम, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, बट स्टिल बहुत ही क्लियरेंस बढ़ गई। उसके बाद जो चैनल है जहाँ पे ऑयल सर्कुलेट होना है वहाँ पे भी बढ़ गई। तो ओवरऑल ऑयल फ्लो करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। जब वो इतने ज़्यादा चेंज हो जाएंगे कि वो जो प्रेशर रीडिंग के लिए गेज लगी हुई है, जब उसकी टॉलरेंसेज में से बाहर चले जाएंगे तो वो ऑयल लाइट उस वक्त भी आ सकती है। ये वो सिनेरियो है जब आपका इंजन ज़्यादा पुराना हो चुका है, ठीक है, बहुत हाई माइलेज हो चुका है, या कोई इंसिडेंट हो चुका है, ऐसी वेरिएंट हो चुकी है। उस सूरत में ये होता है जी कि ऑयल लाइट थोड़ी देर के लिए आई, शायद थोड़ी देर के लिए चली भी गई, फिर शायद दोबारा भी आ गई। ठीक है, वो कभी प्रेशर बिल्ड कर पा रहा है, कभी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे केसेस में ये सीधे तौर पर प्रेशर जीरो भी नहीं आ रहा होता, जीरो भी तो और ज़्यादा तक आपका इंजन सही होता है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की थी ना कि गेजेस वगैरह, जैसे उन्होंने बात की थी कि आप एक और फेलियर पॉइंट डाल रहे हैं, अगेन आई स्टिक टू द मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने नहीं दिया, इट इज़ फाइन। और तीसरी बात जो आपने की थी कि कोई लेवल्स आपकी मॉडर्न गाड़ियों में, नॉट जापानीज़ अगेन, यूरोपियन जो कि महंगी गाड़ी होती है उसमें ज़्यादा चीज़ें वो दे सकते हैं, उसमें ऑयल का लेवल होता है। एक साइड थिंग उन गाड़ियों में जनरली तौर पर डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, तो वो उसमें एक ये बड़ा मुश्किल होता है कि देखना कि ऑयल कितना है कि नहीं है। तो ये आफ्टर मार्केट गेजेस से मैं एक आम बंदे के लिए मैं अवॉइड करूँगा। और अगेन आप अगर मैकेनिक के पास गाड़ी जाती है ऑयल चेंज हो रहा है तो वो एक देख सकता है कि क्या क्या आपके इंजन की हालत है। और इसको मैं इस तरह में लिंक कर सकता हूँ कि हर मैन्युफैक्चरर का एक नॉर्मल ऑयल कंजम्पशन की क्वांटिटी भी होती है। ओनर्स मैनुअल में कई गाड़ियों में ये बात लिखी होती है कि अगर आपका 2000 किलोमीटर में इतना ऑयल डंप हो गया दिस मच एमएल तो इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। अब अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको किसी वजह से मिस कर रहे हैं, यूजुअली ऐसी गाड़ियों में ये वाले लेवल्स और ये गैजेट्स की चीज़ें वार्निंग्स होती हैं, रिटर्न वार्निंग्स होती हैं, और इस कलर की लाइट होती है, लेवल का अलग से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बन रही होती है। तो उस वक्त में क्या होगा कि ऐसा लेवल इतना ड्रॉप करेगा कि सवियर, और फिर वो आपको रेड लाइट की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, सो इन एनी केस दिस रेड लाइट मीन्स इमरजेंसी। आप ऑयल लेवल जो है ना उसको आपने चेक रखना। ठीक है, अच्छा ऑयल लेवल से मुझे याद आया, अगर हमारे पास चॉइस है कि अगेन आपकी मैन्युफैक्चरर्स डॉक्यूमेंट के अंदर कई दफ़ा लिखा होता है 4.2 लीटर्स इसमें ऑयल डालने का, इज इट इंक्लूडिंग द वन विच गोज इन फिल्टर? आप पूरा फ्लश हो जाता है जब आप ऑयल निकालते हैं तो उस वक्त पूरा फ्लश हो जाता है। अगर आप फिल्टर नहीं चेंज कर रहे हैं तो तब भी आपने 4.2 लीटर ही डालना है या आपने कोई और क्वांटिटी डालनी है। और फाइनली के वो लेवल थोड़ा ऊपर हो जाए वो ज़्यादा सेफर है या थोड़ा सा नीचे हो जाए वो ज़्यादा सेफर है? जो डिपस्टिक में लो पॉइंट और हाई पॉइंट है ना, वो यूजुअली 700 ml से लेके 1 लीटर तक की रेंज होती है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स। उसके अलावा ओवरफिल करता है और फिल्टर के साथ क्वांटिटी यूजुअली ऑनर बंडल में लिखी होती है, विद फिल्टर विदाउट फिल्टर। अगर मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है कि आप एक दफ़ा फिल्टर ना चेंज करें, सिर्फ ऑयल चेंज करें और अगली दफ़ा दोनों को चेंज करें, तो फिर वो ये भी बताएंगे कि जब आप लेट्स से 4.2 इज़ कम्प्लीट फिल, लेकिन अगर आप फिल्टर नहीं बदल रहे, फिल्टर आपका पुराना है, तो दैट इज 3.8। यूजुअली 300 से 500 ml का फिल्टर के अंदर ऑयल टेक होता है। ठीक है, इसको मैं आगे ऐसा करूँगा कि जो इन्होंने बात की वो दूसरा जो फिल्टर डिपस्टिक पे लो लेवल है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी गाड़ी में ऑयल जीरो पे आगे होगा। और हाई लेवल इस कि इससे ऊपर नहीं जाना, लो लेवल है कि इससे नीचे नहीं जाना, सही है। और जैसे उन्होंने कहा 700 to 1.5 ये इंजन टू इंजन और पी से डिपेंड करता है। तो आपने लो और हाई के दरमियान रहना है, मिड में रहे तो सबसे सेफ है। तो इस तरह है, आपने हाई को टच नहीं कराना हमेशा। हाई को टच भी करानी ठीक है, उससे ऊपर थोड़ा सा मार्जिन होता है, लेकिन उससे जब ऊपर जाते हैं तो बेसिकली क्रैंक आपकी रोटेट कर रही होती है, वो स्प्लैश करती है ऑयल के अंदर, ये एक सरंग हो सकता है, और वो फिर प्रेशर बिल्डअप होता है, सील्स आपकी लीक हो जाती है, इट कैन बी क्वाइट डेंजरस। सो अ लिटिल अंडर द एनी पॉसिबिलिटी, जैसे 4.2 अगर रिकमेंडेड क्वांटिटी है, अगर आपने कितना कर दिया ना उसको कि ऑयल स्प्लैश कर रहा है विद द क्रैंक शाफ्ट रोटेशन, उससे क्या होगा, ऑयल फोमिंग होगी। ठीक है, आप किसी भी लिक्विड को स्मैश करते हैं तो फोमिंग, तो उसके फ्लो करेक्टरिस्टिक्स चेंज आ जाएगी एक प्रॉब्लम। अगर इतना ज़्यादा है कि वो उसकी फ्लो से उसके साथ उछल के जा रहा है दोबारा से, तो वो आपके इनटेक चैनल की तरफ आ सकता है, किसी भी वॉल्व की तरफ आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप हाई से बहुत ज़्यादा ओवरऑल फिल करें। ओवरफिल करना इज़ नॉट रिकमेंडेड, नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, तो मतलब बिटवीन द हायर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, हायर एंड लोअर, लेकिन 4.2 का टोटल क्वांटिटी थी और आपकी गेज पे 1 लीटर पे वो आपको लो पॉइंट पे बता देती है, तो स्टिल हैव 3.2 लीटर। तो इसलिए आपका इंजन इस वक्त डैमेज होना ही शुरू होगा।
ठीक है, मतलब आप Still have something. ठीक है, So जो आपने इंक्लूड किया था ना, it is better to be a bit lower than high than a bit higher than high. ठीक है. अच्छा, और फाइनल क्वेश्चन कंक्लूडिंग दिस ऑयल, बहुत बड़ा टॉपिक है और भी बात कर सकते हैं इस पे, लेकिन फाइनली मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब हम गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने जाते हैं तो देर आर प्लेसेस जहाँ पे वो के पास पिट्स होती हैं, जहाँ पे वो गाड़ी अपनी लेवल के ऊपर खड़ी होती है और उसका ऑयल चेंज हो रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके पास पिट्स अरेंज नहीं होती या उनके पास लिफ्ट्स अरेंज नहीं होती, तो वो गाड़ी को एक रैम्प पे चढ़ाते हैं, एक तरफ से एक स्टील के रैम्प पे, और गाड़ी उस वक्त लेवल पे नहीं होती, उस वक्त अराउंड 20 डिग्रीज इंक्लाइन के ऊपर वो गाड़ी खड़ी होती है। तो क्या उस 20% इंक्लाइन के बावजूद उसका पूरा ऑयल ड्रेन हो जाता है, या हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्रेन हो, लेकिन ये अगेन डिपेंड्स फ्रॉम अपॉन इंजन टू इंजन। मैं पर्सनली तौर पे बैक इन द डे जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता था तो मैं ट्रॉली जैक से गाड़ी को डिफरेंट एंगल्स पे उठा के यू शुड ट्राई टू गेट एवरी लास्ट ड्रॉप आउट ऑफ द सम। जनरली स्पीकिंग लेवल पे आप ड्रेन करेंगे यूजुअली तौर पे ड्रेन पर, लेकिन तो बैक साइड पे कॉर्नर पे होता है। अगर आप लेवल पे करेंगे तो आपका सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा। अगर आप ये इंक्लाइन पे कर रहे हैं तो बी कॉशियस, इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड। तो इसलिए लेवल पे बेहतर है, लेकिन यूजुअली तौर पर नॉर्मल जो गाड़ियाँ हमारी हैं लिमिटेड से नंबर इंजन हैं, उनका मैकेनिक्स को जो कर रहे होते हैं उनको पता होता है, दे नो दिस बेसिक थिंग। so there's not a really कोई और ऐसी कॉमन प्रैक्टिस जो आपको लग रहा हो कि जो मेरे ख्याल में अवॉइड करनी चाहिए, जो आपको मैकेनिक्स के पास ऑयल से रिलेटेड कोई ऐसी कॉमन प्रैक्टिस है जो कि सही नहीं है, जो हम अवॉइड कर सकते कॉमन प्रैक्टिस तो मैंने नोट किया ना कि अब फिल्टर को टाइट करने के टॉर्क है, उसको कितना टाइट होना चाहिए, इवन दैट इज इम्पोर्टेंट। ओवर टाइट होना भी ठीक नहीं होता, ठीक है जी। उस रबड़ को आपने ज़्यादा का प्रेस कर दिया टेम्परेचर बिहेवियर के साथ, हो सकता है कि वो कहीं से नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो आजकल कार्ट्रिज फिल्टर होते हैं, उनकी प्लास्टिक हाउसिंग होती हैं, वो क्रैक हो जाती हैं, ठीक है। अगेन टॉर्क का इशू करके उन्होंने सही टूल यूज़ नहीं किया, चेन डाली घुमा दी घुसा दी, कुछ इस किस्म के इशू। तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि आजकल हर फिल्टर का अपना एक टूल है, वो आप अपनी गाड़ी में रखते हैं। तो अगर आप इतना ख्याल रखते हैं अपनी गाड़ी का, तो जब भी ऑयल चेंज पे आने दें उसको दें कि इसके पीछे गोटी डालनी है, इसके साथ का गोटी डालने के बाद फुल जान भी ना लगे, जान भी ज़्यादा नहीं लगानी। तो अब काउ क्रैच का रिवाज नहीं है हमारे सामने। आप ब्लड से जी इसके 7 एंड जो मेडिस की रीडिंग है, इससे बस इतना घुमाना है, तो वो क्लिक जो है वो आपको बताती है उसका क्रैच में कि जी हो गया। आप अंदाजा से ही कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि ओवर टाइट में ठीक है। और ये जो आप ओवर टाइट की बात कर रहे हैं, इस रिप्लेस करने से पहले ऑयल की भी बात, ऑयलिंग ऑफ द फिल्टर की भी बात, ऑयलिंग ऑफ द रबर पार्ट ऑफ द फिल्टर इज एक्चुअली गुड आइडिया, एंड इसी ऑफ फिल्टर इज वर्टिकल। अगर नीचे से इस तरह लग रहा है ना, तो इट्स अ गुड आइडिया टू फिल इट अप विद द न्यू ऑयल फिल्टर, द होल फिल्टर, द होल। तो लेकिन अगर आपका फिल्टर ऐसे थोड़ा मोड़ा लग रहा है तो वो गिव जाएगा, तो इसलिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया। उस सूरत में आप बस लगा दें वो पंप से जब थोड़ी देर में सर्कुलर। और इसकी रीज़न ये है कि अगर आपका नहीं फिल, अगर नीचे से लगता है जैसे उन्होंने आप कर दें, तो ये होगा कि इनिशियल स्टार्ट में आपका सब ऑयल निकल चुका है, तो जो हमने बात की थी इंजन ऑयल लाइट की, वो शायद 3-4 सेकंड ले तो फिलअप करने में, लेकिन आइडर पे कोई मसला नहीं होता, फिल्म ऑयल फिल्म होती है। तो दूसरा एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो ऑयल का सम्प होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज चैम्बर बोलते हैं, जो जहाँ ऑयल स्टोर हुआ होता है, उसका जो ड्रेन प्लग होता है, जब आप उसको रिप्लेस करें तो उसकी जो सीलिंग वॉशर होती है जनरली तौर पे कॉपर की होती है। मैन्युफैक्चरर कहता है हर दफ़ा बदलो, लेकिन आपने देखना है कि आपने उसको हर दफ़ा तो नहीं, तो जब वो एक पतली होती रहती है, फोर्स लग के कॉपर क्रश होता रहता है, तो आपने उसको चेंज कर देना है। पाकिस्तान में इन्होंने लेदर की बनाई होती है, लेदर टाइप मटीरियल की, वो बड़ी सारी होती है। पुरानी गाड़ियों में ठीक है, लेकिन इट्स बेटर देन नथिंग कि अगर आपकी कॉपर वाली वॉशर क्रश हो गई, इतनी सी हो गई है कि वो रही नहीं है, तो वो लगा दें। लेकिन ये वॉशर बहुत सस्ती सी होती है, तो मैन्युफैक्चर तो कहते हैं हर दफ़ा बदलें, लेकिन आप इसको भी बदल लिया करें। अगेन ये कॉमनली अवेलेबल है, ये ऑयल चेंज वालों के पास यूजुअली तौर पे होती है। इवन द कॉपर वन भी होती है, कॉपर एल्यूमिनियम की भी आजकल आ रही है। टोयोटा सी कुछ गाड़ियों में जो मैंने देखी है उसमें एल्यूमिनियम की विद टेफ्लॉन कोटिंग टाइप आई है, लेकिन नॉर्मल कॉपर वॉशर जो जिसको टेक्निकल टर्म क्रश वॉशर होता है, वो आपको बदल लेनी चाहिए एवरी नाउ एंड देन। इसका एक कुछ डिटेल और भी हो सकती है कि चैम्बर का जो मटीरियल है वो कौन सा है, ठीक है, सिल्वर के हो सकते हैं, कॉपर के भी चैम्बर हो सकते हैं, तो उसमें ये जो सीलिंग वाली आते हैं इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी ऑयल चेंज शॉप को आप इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप यूजिंग दीज वॉशर्स
और जो पाकिस्तान में ऑडीज आई हैं उन्हें प्लास्टिक के चैम्बर्स भी, जी प्लास्टिक के चक्कर हाँ तो प्लास्टिक के चैम्बर्स होते हैं, प्लास्टिक के नट सम, तो उस सूरत में दैट सीलिंग मटेरियल इज डिफरेंट। प्लास्टिक की पुराने कॉपर वाले जो है ना वो शायद ज़्यादा रेजिलियंट हैं, उसमें आप ना भी चेंज करें तो या लेदर से भी गुजारा हो जाएगा। बट देन देयर आर सम सिल्वर जैबर्स, वो उस मटेरियल में थोड़ी थोड़ी वेर एंड टेयर होती है विद टाइम, जो मटेरियल वॉशर होती है। ठीक है। तो इसलिए मॉइस्चर इज इम्पोर्टेंट। और वो वॉशर थोड़ी क्रश वॉशर कहलाती है कि वो थोड़ी सी मोटी होती है देखने में, जैसे टाइट होती है ना तो वो इसी हीट बना लेती है और ओसन डिप्रेशन को ख़त्म कर देती है। ठीक है। अच्छा, रिलेटेड टू ऑयल अगेन, जिस तरह अभी बात हुई थी कि ऑयल जो चैम्बर आप जिसकी बात कर रहे हैं, इट जनरली गेट्स हिट फ्रॉम द बॉटम और वो लीक कर जाता है। यूजुअली द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द तो क्या ये आप एडवाइस करेंगे एक नॉर्मल आदमी को जो कि अपनी कभी कभी गाड़ी को गाँव भी ले जाता है अपने, कि वो नीचे कोई स्किड प्लेट टाइप की चीज़ बना के लगा ले, या नॉर्मल गाड़ियों में इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है? हाँ नहीं, क्योंकि वो नुकसान ज़्यादा दे सकती है। सही तरह फिटिंग नहीं की, वो स्किड प्लेट उतर के पीछे जाके कहीं लग गई या कुछ हो गया। अगेन स्किड प्लेट्स ऑफ रोडिंग के लिए होती हैं, आप जहाँ हो के आप अनइवन सरफेस रॉक्स वगैरह आके लगे नहीं करें। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे गाड़ी डाल देते हैं अपनी, नॉर्मल में गाड़ियों की कार सेडान्स हमारी जो हैं, तो और अगर कुछ लगता है नीचे तो आपको आवाज़ आएगी, और अगर आवाज़ आती है तो आप खड़े होकर देख लें। तो ये नहीं है कि एकदम बस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ लगी है तो फिर आपको पता चलेगा उसका। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ कि कुछ गाड़ियों कमर्शियल गाड़ियों के आगे वाला जंगल लगाया, आप कभी उस गाड़ी के एक्सीडेंट देख ले ऑब्जर्व करें कि ये एक्सीडेंट के बाद किस तरह डैमेज हो। वो जो जंगला होता है ना वही उसको ज़रा डैमेज कर देता है जब वो कहीं से हिट। ठीक है। तो प्लेट है ना, ये बहुत रिस्की है। हो सकता है कि वो जब आपने मेटल प्लेट अपनी तरफ से कुछ सस्ता मेटल लगा के अपने ऐसी को चीज़ लगाई या अपना टोई से स्ट्रेंथन किया, एनफोर्स किया, तो वही जिस वक्त हिट हुई तो वो चैम्बर में भी ऐसे तरीके से घुसी कि चैम्बर शायद वैसे वो पत्थर को थोड़ी सी स्क्रैच करके गुजर जाता है, लेकिन इसके साथ वो जुड़ गया, उसने उसको क्रैक कर दिया। और मोटर गाड़ी में माउंटिंग पॉइंट्स आराम से नहीं आप, तो वही कि वीक पॉइंट किधर है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट किधर है, ये मैन्युफैक्चरर शायद थोड़ा सा बेहतर एनालाइज करता होता है इनसे। तो इस किस्म की चीज़ जो है ना वो रिस्की भी हो सकती है। We interrupt our program to bring you this important message. अगली दफ़ा जब आप ऑयल चेंज करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो प्लास्टिक कंटेनर आपके ऑयल का है उसे काट के डिस्पोज ऑफ करें, ताकि वो प्लास्टिक कंटेनर आपको ही दोबारा से काउंटरफीट ऑयल देने के काम ना आ सके। शुक्रिया। Let's move to our next segment, 60 seconds diagnostics, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स 1 मिनट में गाड़ी के मसले को डायग्नोस करके बताएंगे। सारी भाई मेजर प्रॉब्लम आ गया है, गाड़ी तेल कम कर रही है और मैकेनिक कह रहा है कि इंजन डाउन होगा। गाड़ी पेट्रोल है या डीजल? पेट्रोल। टर्बो या नॉन टर्बो? नॉन टर्बो। कितनी माइलेज पे कितना ऑयल काम करेगी? तकरीबन आप कहते हैं 1000 किलोमीटर्स के बाद हाफ डिपस्टिक पे आ जाती है। अगर आप हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो ज़्यादा कंज्यूम होता है। मैंने नोट किया है। और ये अभी सील हुआ है या कंसिस्टेंट है, पहले से हो रहा है? मुझे लगता है सडन ही आया। ये जो आप बता रहे हैं ना, इससे मुझे लगता है कि आपको एक कंपोनेंट चेक करने की ज़रूरत है, इसको PCV कहते हैं, PCV वाल्व, पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन वाल्व। ये इंजन ऑयल की जो क्रैक से मूवमेंट है जिसकी हवा को इनटेक में शिफ्ट करता है, तो अगर ये ओपन हो जाए किसी वजह से ख़राब हो जाए तो थोड़ा सा ऑयल भी साथ ले जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ऑयल कंज्यूम होता है, रेलवे भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस कंपोनेंट को चेक करें, हो सकता है सिर्फ इसको चेंज करने से आपका ये मसला हल हो जाए, इंजन डाउन ना लगे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत आसान कर दिया आपने। थैंक यू सो मच साकिब भाई। मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, बस्टिंग द मिथ। साकिब भाई, नाशिद, एक कॉमन प्रैक्टिस है कि सुबह को गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कुछ देर के लिए स्टार्ट छोड़नी चाहिए गाड़ी। इसका कोई फ़ायदा है? इसको ना करने के कोई नुकसान हो सकते हैं? आपका क्या राय है इसके अंदर? हमारी आज का ऑयल के टॉपिक से रिलेटेड इसके पार्ट ऑफ व्यू से यह है कि जैसे हमने जिक्र किया कि जैकिन ऑयल लाइट आती है, जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ऑयल प्रेशर बिल्डअप होता है, ऑयल लाइट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हैं। ऑयल लाइट ख़त्म हो जाए आप गाड़ी चलाएँ। ऑयल ठंडा होता है, वो हर जगह पहुँच जाता है, लेकिन आप बस ये करें कि आप उसको फ़ौरन ही एग्रेसिवली ना चलाना शुरू कर दें। आप अगर अपने घर से निकलते हैं, गलियों से आराम से निकल के जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। आपकी जब ऑयल सर्कुलेशन एक दफ़ा स्टार्ट होगी उसके बाद आप जेंटल ड्राइव करें, एकदम से एग्रेसिव ड्राइव ना करें, क्योंकि ठंडा ऑयल जो है उस वक्त उतनी फ्लो रेट पर नहीं काम कर रहा होता, तो बस इतना सा काम करने की ज़रूरत है। 8 से 10 सेकंड काफ़ी होते हैं किसी भी गाड़ी के लिए, एक एवरेज गाड़ी के लिए, कि बस इससे ज़्यादा उसको स्टार्ट रखना जो है वो अपना फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। साकिब भाई, एक और कॉमन प्रैक्टिस है कि जब आप गाड़ी हाईवे से ड्राइव करके आए हैं या कहीं भी लॉन्ग रूट से आए हैं, तो कहते हैं कि आपको गाड़ी फ़ौरन पार्क नहीं करनी चाहिए और शट डाउन नहीं करनी चाहिए गाड़ी। कुछ देर इंतज़ार करें और उसके बाद गाड़ी को टर्न ऑफ करें। तो नाशिद भाई, साकिब भाई, क्या आपका ख्याल है इस बारे में? अगर आप हाईवे ड्राइव करके आए हैं ना और आपकी गाड़ी टर्बो चार्ज है,
डीजल या पेट्रोल, तो उस वक्त में ये प्रैक्टिस करना ये रिकमेंडेड है, ये फ़ायदेमंद होगी। 20-30 सेकंड के लिए आपने अगर गाड़ी, आपको पता है कि मैंने बस यहाँ पर रुकना है और गाड़ी मैंने बंद करनी है, 20-30 सेकंड आप वेट करें। उससे होता ये है कि ऑयल सर्कुलेशन में अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि ऑयल कूलर आजकल हर गाड़ी में लगे होता है, बट वो सारी होती है ख़ास तौर पर कूलर के साथ उसकी ऑयल की टेम्परेचर को मेनटेन किया जाता है। अगर आप फ़ौरन बंद करने के जो ऑयल टर्बो की लाइन्स के अंदर है ना, वो जम सकता है, केक अप हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है ना टर्बो फेलियर की तरफ जा सकती है। मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि लेट्स से आप नॉर्थ से इस्लामाबाद ट्रेवल करके आए हैं, मोटरवे से उतर के आपकी घर तक का सफ़र इतना है कि आपकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड से भी जाती है, सिग्नल भी रुकती है, उस सूरत में आपको मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मोटरवे पे चला रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया पे रुकते हैं, तो उधर आप 120 पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप एकदम आके बस रुक जाते हैं, तो उस वक्त ये बहुत क्रिटिकल है, लाजिम है करना। तो ये इसको इस तरह लाजिम दिखाना चाहिए, उधर बहुत ख्याल करना चाहिए। ठीक है, और ये कैटेगोरिकली टर्बोचार्ज गाड़ियों में ये क्रिटिकल बहुत है। ठीक है, और नॉर्मल गाड़ियों में इस तरह ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, नॉन टर्बोचार्ज या गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल गाड़ी में इसी की ज़रूरत है जी, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे अगर एकदम भी बंद हो जाएगा। साकिब भाई, नाशिद, इट वॉज अ प्लेजर। बहुत इंसाइटफुल किस्म की डिस्कशन रही। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और पसंद के अलावा इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट विद देयर कार मेंटेनेंस, जो कि हमारा इस पॉडकास्ट का विजन है, या इसका जो हमारा मकसद है वो ये है कि कार मेंटेनेंस को हमने आसान बनाना है एक आम लेमैन के लिए, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वी आर गेटिंग फर्दर फ्रॉम दैट, वी आर मोर रिलायंट ऑन दी वर्कशॉप्स एंड इंजीनियर्स। हम जिस ज़माने में गाड़ी हमने रखना शुरू की थी तो बहुत सारे काम खुद कर लिया करते थे। आज जो है हम छोटे से काम के लिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, दे जस्ट गो टू द वर्कशॉप, दे गिव देयर कार एंड दे गेट द कार बैक आफ्टर 5 आवर्स, और उन्हें नहीं पता होता कि गाड़ी में क्या हुआ है। तो हमारा मकसद यही है कि इसको हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम कार एंथुसियाज़म, जो एक्चुअल कार एंथुसियाज़म है, उसे हम वापस लेके आए टूवर्ड्स द यंगर कम्युनिटी। Thank you so much. I'll see you in the next podcast. Thank you very much, Europe. Thank you. कार हमिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया या इसके बारे में आपको कोई सवालात हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बारे में लिखिएगा, हम उनको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। See you in the next episode.